बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो लेन पर। आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर होम साइंस के यूनिट जो है 3 को आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट हमारा जो तीसरा है, इसमें कि जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। शेष आपके इसके जितने भी चैप्टर बच रहे हैं, जितनी भी आपकी यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र इसी माह में हम इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे चैप्टर्स क्लासों के माध्यम से। और साथ में मैं मॉडल पेपर को भी सोल्व करूँगा। और एग्जाम से पहले पहले एक हमारा महासंग्राम से की भी क्लास आएगी, जो कि संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो यदि आप कोई भी बुक नहीं लिए हैं तो आपको लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप मेरे चैनल के माध्यम से बीए की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। हमारी जितनी भी क्लासें हैं सारी की सारी फ्री क्लासें हैं, कोई भी आपको जो है शुल्क देना नहीं पड़ेगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाना है। सभी सब्जेक्ट की मैंने ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी हैं और करीब करीब सभी सब्जेक्ट हमारे कवर भी हो गए हैं चैप्टर वाइज क्लासों के माध्यम से। तो आप अपना जाकर जो भी सब्जेक्ट अपना ले रखे हो, 3 आपके सब्जेक्ट आपके होंगे। एक आपका माइनर का पेपर होगा, एक आपका कोर्स के जो कि कंपलसरी आपका पेपर होता है, उसकी भी क्लासें मैंने संपूर्ण करा रखी हैं। सभी चैप्टर्स क्लासें, मॉडल पेपरों को भी मैंने सोल्व किया है। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट की, हर एक सेमेस्टर की जो है अपने बीए की तैयारी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए, आज की क्लास के माध्यम से हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के हम चैप्टर 3 यूनिट 3 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर के यहाँ से नेम आपको मिला लेना है। पेपर आपका है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, आपका पेपर का नेम है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसकी मैंने 2 यूनिट मैंने आपको कंप्लीट कराई थी। दूसरा यूनिट मैंने आपको पढ़ा था कि कोशिका क्या है, कोशिका के कार्य, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और हृदय प्रणाली, इसके बारे में मैंने जो है क्लास कराई थी दूसरी। आज की हमारी जो क्लास रहेगी तीसरी, इसकी चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना कि फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी जो है भोजन और पोषण ये क्या है। जैसे कि भोजन की जो है अर्थ, इसकी परिभाषा क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन इसका क्या है, और इसके फंक्शन मतलब इसके कार्य क्या है। फिर है न्यूट्रिशन क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट मतलब इसकी अवधारणा क्या है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वे क्या होते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व, इनके बारे में भी आपको चर्चा करना। तो आज की क्लास के माध्यम से इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम क्वेश्चन कराए दे रहे हैं। ये हमारी आज की कंप्लीट यूनिट रहेगी, यूनिट 3 की। चलेगा, सबसे पहले हम भोजन के बारे में चर्चा करेंगे कि भोजन क्या है, इसका अर्थ, इसका वर्गीकरण और इसके कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, जैसे कि इस तरह से पूछ सकता है कि भोजन की परिभाषा देते हुए इसके कार्यों और वर्गीकरण जो है बताइए। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व सर्वोत्तम है, उचित जो है कारक आपको बताना है। फिर यह भी पूछ सकता है कि भोजन क्या है, शरीर में जो है भोजन के क्या कार्य होते हैं, या फिर भोजन का वर्गीकरण क्या है, भोज्य पदार्थ के विभिन्न जो है समूहों के आपको कार्य बताना। तो इस तरह से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो सभी का आंसर एक ही रहेगा। चलेगा, सबसे पहले हम भोजन की जो है इसकी परिभाषा को हम समझेंगे कि फूड क्या है, भोजन क्या है। तो भोजन जो है जीवित रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण जो है तत्व है। भोजन क्या है, भोजन जो है शरीर को हेल्थी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, और जो है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, और जो है जीवित रहने के लिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए और शरीर को अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए भोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है, एलिमेंट है। भोजन को जीवनदायक भी जो है कहा जाता है। भोजन क्या है, भोजन को जीवनदायक भी कहा जाता है। भोजन ग्रहण करना प्रत्येक जो है मनुष्य के दैनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अलग अलग धर्म, जाति, आर्थिक स्तर व अलग अलग जो है जलवायु में होने वाले लोग अलग अलग तरह का जो है भोजन लेते हैं। मतलब जो है देखो, व्यक्ति का जो है अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से भोजन खाते हैं, ठीक है। कुछ में मीट खाते हैं, कुछ में शाकाहारी खाते हैं, और जो है जैसे कि जात भी उसी के आधार पर है। और आर्थिक स्तर आपका क्या है, गरीब होगा तो आप जो है अपने हिसाब से खाना खाओगे। अमीर लोग अच्छा खाना खाते हैं, काफ़ी जो है कह सकते हो बड़ी चीज़ों, कह सकते हो बड़ी जो कि महंगी चीज़ें आती हैं उनको खाते हैं। तो इस तरह से भोजन का स्तर जो है अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन भोजन की आवश्यकता सभी मनुष्यों को होती है जीवन, अपने कह सकते हो जीवन के लिए, और शरीर को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और शरीर में अच्छी एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो लोगों में जो है अलग अलग तरह का भोजन लोग लेते हैं, और भोजन जो है निम्नलिखित परिभाषाओं के द्वारा जो है स्पष्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारी परिभाषाएं जिसको हम कह सकते हैं कि भोजन को हम परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी खाने योग्य जो पदार्थ है भोजन है। ये भी परिभाषा भोजन की है, मतलब कोई भी जो खाने योग्य जो पदार्थ है वो भोजन ही कहलाएगा, अर्थात वह पदार्थ जो मुंह के द्वारा लिया जा सके भोजन है, ठीक है।
परंतु उपरोक्त परिभाषाओं की व्याख्या करने पर ज्ञात होता है कि ये परिभाषा उपरोक्त नहीं है, क्योंकि हम जो है मुंह से दवाइयाँ लेते हैं, विष भी ले सकते हैं, परंतु इन्हें भोजन नहीं कहा जा सकता है। ये जो परिभाषा दी हुई है कि कोई भी खाने योग्य पदार्थ भोजन है, तो ये परिभाषा उपरोक्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ जैसे कि विष हो गया या फिर दवाइयाँ हो गई, क्योंकि भोजन का जो है भाग नहीं है। इसी प्रकार यदि जो है मुंह में घास फूस जो है खाया जाए तो उसे भोजन जो है नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मानव में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं जो घास को जो है पचा सके। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि जो है मनुष्य अगर घास खा ले तो घास को पचाने के जो एंजाइम्स हैं वो मनुष्य में नहीं होते। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि दूध को जो है सांप जो है दूध पीता है, जबकि जो सांप है दूध कभी पीता ही नहीं है, क्योंकि उसको जो है दूध को पचाने वाले उसमें जो है एंजाइम्स होते ही नहीं है। वो जो है कह सकते हो वो मांसाहारी होता है और जो है मेढक वगैरह को ही खाता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हाँ, इसमें कहा गया यदि जो है मनुष्य के मुंह में जो है घास खाया जाए तो उसे जो है भोजन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मनुष्य में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं जो घास को जो है पचा सके। यदि कई प्राणियों के लिए घास भोजन हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है सेलुलोज एंजाइम जो है पाया जाता है। फिर हम अगली परिभाषा देखेंगे। अगली परिभाषा यहाँ से लिखी हुई है कि भोजन वह पदार्थ है जो शरीर का जो है पोषण करे। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि भोजन जो होता है शरीर को जो है पोषण देता है, उसको पोषित करता है, यही होता है भोजन। तो भोजन के अंतर्गत हम जो है ठोस, अर्ध ठोस, तरल सभी तरह के जो है भोज्य पदार्थ खाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो भोजन ही है, मगर भोजन में ऐसी क्या बात है कि बिना उसके जो है जीवंत नहीं रह सकता है। मतलब जो है सभी को पता है कि भोजन जो है हमारी मूलभूत आवश्यकता है, मगर भोजन में ऐसी क्या बात है कि बिना उसके जीवित जो है मनुष्य नहीं रह सकता है। अब भोजन के हम कार्य को समझेंगे तभी हमको इसके बारे में समझ में आएगा। अब भोजन के कार्य क्या है इसको समझ लीजिए। भोजन जो है व्यक्ति के जीवित रहने के लिए, व्यक्ति को जो है जिंदा रहने के लिए तथा शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को अच्छा बनाने के लिए, हेल्थी बनाने के लिए यह आवश्यक है। भोजन को जीवनदायी तत्व के रूप में जो है जाना जाता है या फिर जो है माना जाता है, क्योंकि शरीर को जो है पौष्टिक तत्व ऊर्जा की पूर्ति की दृष्टि से भोजन को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह में अपने जो है अलग अलग महत्व, कार्य एवं जो है लाभ होते हैं। तो भोजन को जो है प्रत्येक जो है समूह में भिन्न भिन्न तरीके से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं, लाभ भी होते हैं, तो यहाँ से समझेंगे। जैसे कि भोजन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, ये सभी भोजन के कार्य हैं। और जो है भोजन शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित जो है ढंग से चलाने, शरीर को सुरक्षित रखने, उसका विकास करने, शरीर को स्वस्थ रखने का भी जो है महत्वपूर्ण कार्य करता है। विभिन्न समूहों के भोजन से शरीर को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, रेशे, खनिज, लवण इत्यादि जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके कार्य भोजन के। अब हम यहाँ से भोजन का वर्गीकरण के बारे में हम समझेंगे। तो विभिन्न जो भोज्य पदार्थ में पौष्टिक तत्वों की मात्रा में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि तेल में जो है वसा व जो है शक्कर में केवल जो है कार्बोहाइड्रेट ही पाए जाते हैं। देखो सभी जो पदार्थ होते हैं पौष्टिक तत्व के, तो सभी में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि जो तेल होता है तो इसमें अधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। तेल जैसे कि घी हो गया, तो ये अच्छे सोर्स हैं वसा का। उसी पर जैसे कि आपकी जो चीनी होती है, जो शक्कर होती है, ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। जैसे कि अनाज हो गया, गेहूँ हो गया, ये भी कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। तो इस तरह से जो पौष्टिक तत्व है उसकी मात्रा में भी जो है बहुत भिन्नता पाई जाती है। जबकि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन व पानी अर्थात सभी क्या है ये पोषक तत्व जो है उपस्थित रहते हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थों में ICMR के द्वारा भारतीय संदर्भ में 6 जो है भोज्य समूह द्वारा जो है बताए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला भोज्य समूह है कि दूध, दाल, अंडा, मांस, मछली का जो है समूह। तो इस भोज्य समूह को अपने प्रोटीन की मात्रा के कारण महत्वपूर्ण माना गया है, जो वृद्धि पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। इसमें कुछ मात्रा में विटामिन बी कम्प्लेक्सेस भी पाए जाते हैं। बी कम्प्लेक्सेस मतलब होता है सभी इसमें विटामिन आते हैं, जैसे कि विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3, B4, B5, B जो है 6, B7, B9, B12। तो इस तरह से इसके कंपोनेंट, इसके कम्प्लेक्स पाए जाते हैं। अंडा, दूध, यकृत आदि जो है विटामिन ए के जो है बहुमूल्य स्रोत है, एक अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, अंडा, दूध जो है, यकृत है, ये क्या है विटामिन ए के अच्छे एक जो है स्रोत हैं या फिर बहुमूल्य स्रोत हैं। फिर अगला जो इसका भोज्य समूह है वो है हरी व
पीली साग सब्जी व फलों का समूह। तो इस समूह के खाद्य पदार्थ जो है बीटा कैरोटीन के अच्छे स्रोत या फिर साधन होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन सी और फाइबर के जो है अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इस समूह के अंतर्गत जो है सभी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि मेथी, पालक, चौलाई, मूली के पत्ते, धनिया, सरसों का साग इत्यादि जो है आती है। फिर है तीसरा इसका भोज्य पदार्थ कि साइट्रस फलों व जो है विटामिन सी युक्त सब्जियों का समूह। तो इस समूह में आंवला, बेर, अमरूद, टमाटर, पत्ता गोभी, अनानास, संतरा, मौसमी, आम अच्छे जो है इसके साधन होते हैं। ठीक है, अब अगले हम इसके भोज्य समूह की बात करें कि अन्य जो है सब्जियों व फलों का जो है समूह। तो अन्य जो है सब्जियों व फलों के समूह में खनिज लवण व विटामिन की प्राप्ति होती है, या जो है पदार्थ आहार की मात्रा भी जो है प्रदान करते हैं। और इसमें जो उपस्थित फाइबर जिनका पाचन नहीं हो पाता है वे पाचन मार्ग में भोजन की गति को आगे बढ़ाते हैं और मल के उत्सर्जन में सहायक होते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है इसके जो भोज्य पदार्थ हैं। फिर है अनाज व ब्रेड का समूह। इस समूह के अंतर्गत जो है सभी तरह के अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बजरा, मक्का और उससे बनने वाले पदार्थ आदि जो है आते हैं। इसमें जो है दिन भर की ऊर्जा व प्रोटीन की आवश्यकता का 50% भाग से अधिक पूरा हो जाता है। यह थायमीन, लौह तत्व भी जो है प्रदान करते हैं। फिर अगला जो भोज्य समूह है लास्ट का वो है तेल, वसा, शक्कर का जो है समूह। तो इस समूह में हम भोज्य पदार्थ ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं, क्योंकि शक्कर व उससे बने पदार्थ जैसे कि जैम, जेली, शरबत, टॉफी या मिठाई इस समूह में जो है आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम भोजन के कार्यों को हम देखेंगे, क्योंकि भोजन के कार्य क्या, वैसे तो भोजन के कार्य मैंने आपको बीच में बताए थे, लेकिन यहाँ से आप विस्तृत में भी देख लीजिए। इसके जो है विस्तृत में कार्य पूछता है कि भोजन से क्या आपका अभिप्राय है, भोजन की परिभाषा, उसके जो है कार्यों का भी वर्णन कीजिए। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनता है। तो इसके कार्य यहाँ से देखिएगा। सबसे पहला जो कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। तो भोजन से शरीर को जो है ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और जो है जिसकी मदद से हम रोजाना के काम, व्यायाम और अन्य जो शारीरिक गतिविधियां हैं कर पाते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा इसका कार्य है शारीरिक वृद्धि और विकास। तो भोजन में मौजूद पोषक तत्व नए ऊतकों, कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं, जिससे शरीर का जो है विकास होता है। फिर है रोगों से बचाव। तो भोजन में मौजूद विटामिन और अन्य जो पोषक तत्व है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर जो है संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में जो है सक्षम होता है। फिर है मरम्मत और रखरखाव। तो भोजन जो है शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों जैसे कि ऊतक की मरम्मत के लिए आवश्यक है, जिससे शरीर का जो है स्वास्थ्य बना रहता है। फिर है जो है शारीरिक क्रियाओं का संचालन। तो उचित भोजन शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, जिससे शरीर की सभी जो क्रियाएं हैं ये व्यवस्थित रहती हैं। और भी हम इसके अगले कार्य की बात करें तो पोषक तत्वों की आपूर्ति। तो भोजन में विभिन्न जो है आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं भोजन से, जो कोशिकाओं के जो है चयापचय, कोशिकाओं के चयापचय उसका नियंत्रण, उसकी जो क्रियाएं होती हैं उसमें योगदान देता है, और पूरे जो शारीरिक तंत्र के कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। भोजन के बारे में आपको बताया, इससे क्लासिफिकेशन, इसके महत्व और इसके जो है मैंने कार्यों की भी बताया। अब हम जो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पोषण क्या है। पोषण, ठीक है, पोषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलेगा। वैसे तो जो हम भोजन करते हैं पोषण के रूप हमें जो प्राप्त होता है वही पोषण होता है। तो पोषण जो है शरीर को पोषित करने की एक प्रक्रिया है। पोषण क्या है? शरीर को पोषित करने की एक प्रक्रिया है। पोषण प्राप्त करने के लिए मनुष्य मुख्यतः खाद्य पदार्थों पर जो है निर्भर रहता है। मतलब जो है व्यक्ति जो है पोषण प्राप्त करने के लिए जो खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहता है, खाना खाता है, अन्य तरह के फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, तो इस तरह से निर्भर रहता है। मानव शरीर के पोषण के लिए 3 प्रमुख जो है कह सकते हो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें पाचन, अवशोषण, चयापचय जो निरंतर चलती रहती है। पोषण एक जो है विस्तृत शब्दावली है। पोषण में कई जो है प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कि भोजन का सेवन करना, उसका पाचन करना, उसका अवशोषण करना, फिर उसका चयापचय, फिर उत्सर्जन और मानव स्वास्थ्य पर पोषक तत्वों का प्रभाव इत्यादि। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पोषण एक जो है अपेक्षाकृत नया विज्ञान है। यह एक रसायन विज्ञान और शरीर विज्ञान जैसे विषयों से विकसित हुआ है, और हम जो आहार लेते हैं उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम पोषण विज्ञान के माध्यम से जो है समझा जा सकता है। पोषण को शरीर में भोजन के कार्य के रूप में भी जो परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से पोषण के बारे में आपको लिख देना है। अगली परिभाषा पोषण के बारे में यहाँ से टर्नर जी लिखते हैं। टर्नर जी कहते हैं, परिभाषा इसकी स्पष्ट करते हुए पोषण की, वे कहते हैं कि पोषण जो है शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन है। मतलब जब ये कहते हैं
कि पोषण क्या है, शरीर में होने वाली जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उसका एक संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी, मतलब जो जीवित प्राणी है, ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है, शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है, यही होता है पोषण। तो इस तरह से इनकी परिभाषा भी अच्छी है, आप लिख सकते हैं, चलेगा। अब हम यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो है पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व क्या है, और जो है सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके बीच में अंतर क्या है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो पोषक तत्व क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। अभी मैंने आपको जो है पोषण के बारे में आपको बताया, अब पोषक तत्व क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो भोजन के अंदर विद्यमान समस्त पौष्टिक तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, ठीक है, इसका जो कार्य करते हैं, इसी को हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। पोषक तत्व क्या है, जो भोजन के अंदर जो विद्यमान जो समस्त जो पौष्टिक तत्व होते हैं, क्योंकि भोजन के अंदर जो पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं उनका कार्य क्या रहता है, शरीर का निर्माण करना, शरीर को ऊर्जा देना और शरीर से रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको विकसित करना। तो यही होता है जो है पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, यही पोषक तत्व कहलाते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब थोड़ा सा यहाँ से हम जो कि मैक्रो और जो है माइक्रो, ये क्या है, पोषक तत्व क्या है, जिसको हम सूक्ष्म बृहद पोषक तत्व कहते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके बीच में अंतर क्या है इसको भी हम देखेंगे। तो आहार जीवन का प्राथमिक जो है आवश्यकता है, और हम जो आहार लेते हैं उसका शरीर में पाचन किया जाता है। प्रत्येक जीवधारी भोजन ग्रहण करता है तथा जो है पोषण प्रक्रिया के द्वारा शरीर में उपयोग करता है। भोजन के कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनमें से कुछ जो है शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और कुछ का कम मात्रा में जो है आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं शरीर के लिए जिसकी आवश्यकता शरीर में ज़्यादा होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, तो इस शरीर में इनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसकी शरीर में आवश्यकता कम होती है। और ये पोषक तत्व हमारे शरीर के अति आवश्यक होते हैं। हमारे भोजन को दो प्रकार पोषक तत्वों के रूप में जो विभाजित किया जा सकता है। दो प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें से एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हम कहते हैं बृहद पोषक तत्व। मैक्रो का मतलब होता है बृहद, मतलब जिन पोषक तत्वों की शरीर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, मैक्रो को जो हम बृहद कहते हैं। बृहद का मतलब होता है बड़ा, बृहद पोषक तत्व। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, बड़े मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे हम जो है पोषण को हम जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर बृहद पोषक तत्व कहते हैं। तो ये वे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अधिक मात्रा में अति आवश्यक होते हैं। काफ़ी मात्रा में इनकी हमको शरीर में आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों में जो है कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि जो है आते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे भोजन का मुख्य भाग है। एक साधारण व्यक्ति को भोजन में 55 से लेकर के 65% तक ऊर्जा कार्बोज से ही मिलती है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का जो स्रोत है शरीर भोजन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट युक्त जो है वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो है पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा जो होता है। कार्बोज लेवल मनुष्य और जानवरों को ही जो है ऊर्जा नहीं देता है, बल्कि पेड़ पौधों को भी ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों में रस में शक्कर के रूप में जो घुले रहते हैं। कार्बोज एक जो है यौगिक है, उसकी जो है आधारीय रचनात्मक इकाई शर्करा है, जिसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट को जो है 3 भागों में इसको बांटा गया। 3 इसके प्रकार होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो साधारण शब्दों में कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक संगठन को हम कहें तो इसमें जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उसी अनुपात में जो है 2 अनुपात जो है 1, ठीक है, जिस अनुपात में जो है कह सकते हो हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन होते हैं। तो इस तरह सबको लिखना है। फिर है जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोज है, ये प्राप्त हमको कैसे होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके साधन क्या है, तो सभी प्रकार के जो अनाज होते हैं, जैसे कि आप गेहूं का सेवन करते हैं, गेहूं का मतलब होता है आप आटे का जो है यूज करते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं, और चावल का यूज करते हैं, बजड़ा, मक्का, राई, ये जो भी कुछ और भी इसके साथ साथ कुछ दालें होती हैं, और जो शक्कर है, गुड़ है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, सब्जियां हैं, जैसे कि आलू, शकरकंद, जिमीकंद, अरबी, चुकंदर, सूखे फल जैसे किशमिश, अंजीर, मुनक्का,
खजूर, सेब, नाशपाती, आम, ये सब क्या है? ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के अच्छे साधन ही है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, इसके हानि क्या है, इससे रोग क्या होता है, ये भी समझ लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट के कार्य से स्पष्ट है कि इसकी मात्रा कम होने पर व्यक्ति को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना। जब इसकी आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो आपको जो है ऊर्जा का आभास होगा, मतलब आपके शरीर में एनर्जी नहीं बचेगी। आपको ऐसा फील होगा कि हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं, कोई कार्य करने की आपकी में क्षमता ही नहीं बचेगी। ठीक है। और अतः जो व्यक्ति थकावट, कमजोरी जो है महसूस करता है। इसकी कमी से शरीर में आलस रहता है, स्फूर्ति नहीं होती है, और जो है शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है। ठीक है। अर्थात जो है शरीर अंदर से जो है गलने लगता है, मतलब जो है शरीर में एनर्जी कम होने लगती है। अब हम अगला इसका जो कह सकते हो जो बृहद पोषक तत्व में जो आपका प्रोटीन थी, इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या है, इनके कार्य भी बताइए, तो इसीलिए मैं इसको विस्तृत में कराता चल रहा हूँ। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो कि शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पहले आने वाला। तो यह शब्द जो है 1838 ईस्वी में जो कि प्रसिद्ध हमारे वैज्ञानिक मुल्डर ने जो कि प्रोटीन शब्द को गढ़ा था। सभी जीवित पदार्थों, वनस्पतियों, जंतु, यहाँ तक कि जो अणुजीवी को भी जो प्रोटीन की उपस्थिति होती है। प्रोटीन की रचना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर आदि से जो होती है, और कुछ प्रोटीन आयरन व जो आयोडीन आदि भी जो है रखते हैं। तो प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट व वसा से जो अलग रखती है। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा 13 से जो है 20% तक जो होती है। प्रोटीन की इकाई जो है अमीनो एसिड जो है कहलाती है। प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड है। शरीर में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित तत्वों में से प्रोटीन एक जो है महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। अधिकता की दृष्टि से शरीर में जल के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है वो प्रोटीन ही है, क्योंकि कुल शारीरिक प्रोटीन 1/2 जो है भाग मांसपेशियों में तथा 1/5 भाग जो है हड्डियों और जो है दांतों व त्वचा में जो है होता है। क्योंकि प्रोटीन का कार्य क्या रहता है? शरीर की जो है ऊतकों की मरम्मत करना, टूट फूट की मरम्मत करना। ठीक है। तो ये इसका कार्य रहता है। जैसे कि कुछ जो है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि कुछ प्रोटीन हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि सोयाबीन, सूखे मेवे और मूंगफली, सेम आदि। अब इसके जो है स्रोत क्या है? हम जो है प्रोटीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसको प्राप्त करने के दो साधन, एक तो आप वनस्पति जगत से आप प्रोटीन जो है प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है एनिमल जगत से, मतलब जो है आप जानवरों को मारकर खा सकते हो, तो इससे भी प्राप्त किया जा सकता है। तो जंतु जगत से प्रोटीन प्राप्ति के साधन जो है जैसे कि अंडे, जंतु जंतु मतलब होता है एनिमल जगत से। तो इसमें जो है जंतु जगत में जैसे कि आप अंडे खा सकते हैं, दूध है, मांस है, मछली है। ये जो है प्रोटीन का उत्तम जो है कह सकते हो साधन है या फिर सोर्स हैं। ये जो है शारीरिक वृद्धि और जो है भरण पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। अब है वनस्पति जगत में प्रोटीन के साधन क्या हैं? तो इसमें जैसे कि अनाज के माध्यम से दाल भी अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। मेवे हो गए जैसे कि फल फ्रूट हैं। ठीक है। सोयाबीन हो गई। तो ये सब क्या है? ये वनस्पति जगत के जो है प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अब प्रोटीन प्राप्ति के साधन क्या है? तो प्रोटीन जो है जंतु, वनस्पति दोनों साधनों से जो है प्राप्त होता है। प्रोटीन का निर्माण जो है प्रारंभिक रूप से वनस्पति में ही होता है। देखो यहाँ से मैं आपको बता दूं, बहुत लोग कहते हैं कि एनिमल जो है जो कि प्रोटीन ज़्यादा अच्छी रहती है, जैसे कि अंडे वगैरह से, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि प्रोटीन के अब इकाइयों को बहुत हम गहराइयों से हम अध्ययन करें तो ये जो है सब वनस्पति जगत से ही प्राप्त होता है। कोई जानवर, ठीक है, और जो खाता है क्या खाता है? घास फूस ही तो खाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शाकाहारी से ही जुड़ा हुआ है सारा इसका कनेक्शन, क्योंकि जो जानवर होता है वो जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो घास को खाता है, ठीक है, या फिर अन्य चीज़ों को खाता है। तो लौट पुट के देखोगे तो आप वनस्पति मेन जो इसकी शुरुआत हुई है वनस्पति जगत से ही इसकी शुरुआत हुई है। प्रोटीन का निर्माण प्रारंभिक रूप में वनस्पति में ही होता है। वनस्पति जो है भूमि से नाइट्रोजन, जल, हवा आदि लेकर जो है प्रोटीन का निर्माण करती है तथा अपने बीजों में जो है संग्रह करती है। ठीक है। जंतु इन वनस्पति जो होती हैं प्रोटीन का उपयोग कर अपने शरीर में जो है अनुरूप बना लेता है। मनुष्य, जंतु, वनस्पति दोनों माध्यम से प्रोटीन का उपयोग करता है। जंतु प्रोटीन हमारे शरीर के प्रोटीन अधिक समान होती हैं, अतः जंतु प्रोटीन अधिक जो है उपयोगी होती है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, पंछी, दूध, पनीर और जो है खोवा इत्यादि। अब प्रोटीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? ठीक है। जैसे कि प्रोटीन जो है शारीरिक विकास
और वृद्धि और दृष्टि के लिए उपयोगी होती है। तो इसकी कमी से जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा, शरीर का आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, और जो है शारीरिक जो गतिशीलता है उसमें भी कमी आएगी। तो प्रोटीन की कमी के अभाव से, ठीक है, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के नाम से भी जाना जाता है। जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी के कारण जो है होता है। अब प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन कौन से रोग होते हैं? तो बच्चों में क्वाशियारकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है, सूखा रोग, मेरमस रोग, ठीक है, ये रोग होते हैं। अब हम यहाँ से समझेंगे कि वसा क्या है, वसा के बारे में समझेंगे, वसा की कमी से होने वाले रोगों के बारे में समझेंगे, इसके स्रोत क्या है प्राप्त करने के। तो वसा की जब बात आती है तो वसा एक जो है चर्बीदार अम्ल और ग्लिसरीन का एक मिश्रण है। इसकी रचना भी इन्हीं 3 रासायनिक तत्वों अर्थात जो है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होती है, जिनमें कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोज है, ठीक है, इसकी जो है, किंतु कार्बोज की अपेक्षा वसा में जो है उसका अनुपात भिन्न होता है। वसा में नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है, परिणाम स्वरूप वसा में जो है कार्बोज की जो मात्रा है अपेक्षाकृत घनित जो है ईंधन अधिक होता है। मतलब जो है जो वसा होती है ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ये जो है एनर्जी देता है, या जो है कार्बोज की अपेक्षा 21.5 गुना अधिक जो है शक्ति व जो है गर्मी उत्पन्न करता है। क्योंकि 1 ग्राम जो आपकी वसा होती, जो फैट होती है, ये 9 कैलोरी देती है, जबकि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम जो कार्बोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये 4 कैलोरी देता है। जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा ये जो है वसा एनर्जी देती है, ठीक है। वसा जो है चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ है जो कि पानी में अघुलनशील होते हैं। वसा जो है पानी में नहीं घुलती, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा तेल जैसे कि चिकनाई युक्त जो है पानी में नहीं घुलता है। फिर है वसा हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। भारतीयों को 10 से 30% तक ऊर्जा इसी से जो है प्राप्त होती है। वसा ऊर्जा का जो है संघनित रूप है। 1 ग्राम वसा जो है 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, इसमें जो इसकी मात्रा जो है 4 कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन है ये 1 ग्राम में जो है 4 कैलोरी देते हैं, जबकि जो वसा है ये 1 ग्राम में 9 कैलोरी देता है। वसा जो है शरीर के सभी कोमल अंगों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर के तापमान को ये नियंत्रित भी करता है। अब वसा प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं? जैसे कि तिलहन में वसी तत्व पूरे जो है दाने में बिखरा रहता है, परंतु अनाज के दाने में इसके तत्व में भी जो है 0.11 जो है संग्रहित रहता है। इसके प्राप्ति के साधन जैसे कि घी आप ले सकते हैं, ताज़ा घी, और जो है अखरोट, मक्खन, तिलहन, नट्स, ये सब जो है इसके प्राप्ति के साधन वसा के। अब वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो, आहार में पर्याप्त वसा का सेवन नहीं करने से कुछ आपको रोग हो सकते हैं, जैसे कि फाइनोडर्मा हो जाएगा, त्वचा संबंधी आपको रोग हो जाएगा, और कोशिकाओं की जो कार्य क्षमता है इसमें कमी आ जाएगी, सामान्य वृद्धि जो है रुक जाएगी, त्वचा का सूखा, खुरदरा, चमकहीन जो है हो जाना, ये सब जो है रोग हो सकते हैं। मैंने आपको जो है बृहद पोषक तत्वों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब यहाँ से हम सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में समझेंगे। अभी मैंने मैक्रो के बारे में पढ़ाया था, अब हम समझेंगे माइक्रो के बारे में। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। ये क्या है? अभी मैंने आपको बृहद पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में आपको पढ़ाया। अब हम सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़ाएंगे। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर में कम मात्रा में होती है, ठीक है। वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे कि विटामिन और खनिज हमारे जो कि माइक्रो अर्थात जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो इसमें विटामिन क्या है? विटामिन जो है जीवन सत्य की खोज जो है 17वीं शताब्दी की खोज है। विटामिन शब्द जो कि कैसमियर फंक के द्वारा 1912 में जो दिया गया था। विटामिन शब्द की खोज किसने किया था? तो कहोगे फंक जी ने जो 1912 में किया था। और इसकी जो है हमारे शरीर में कम ही जो है मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस महत्वपूर्ण तत्व को बिना जो है स्वास्थ्य और जीवन असंभव है। मतलब जो है इस जो कि ये महत्वपूर्ण तत्व आवश्यकता भले ही इसकी कम है शरीर में, लेकिन ठीक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना जो है जो स्वास्थ्य हमारा है, ठीक है, जो हमारा जीवन है, ये संभव नहीं है। और भोजन में जिसका होना नितांत आवश्यक है उन्हें विटामिन जीवनीय कण जो है नाम दिया गया है। और अभी तक जो है 6 प्रकार के विटामिन जो है खोजे गए हैं। इन विटामिन को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और जो है के द्वारा जो है संबोधित किया जाता है, ठीक है। अब जो है विटामिन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि विटामिन आप पढ़ रहे हो तो विटामिन के बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत में आपको पढ़ाए दे रहे हैं। तो विटामिन एक होती है जल में घुलनशील, दूसरी होती है वसा में घुलनशील। एक होती है वाटर सोलेबल, दूसरी होती है फैट सोलेबल।
तो जल में कौन कौन सी विटामिन घुलती हैं? केवल 2 विटामिन आपकी होती हैं, बी व सी, ये जल में घुलनशील है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन बताइए, वसा में घुलनशील विटामिन बताइए। फिर पूछेगा कि विटामिन किसे कहते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन का वर्णन कीजिए। तो मैं सभी हर एक क्वेश्चन को बारीकी से लेकर चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी। तो जो कि विटामिन जो है इसके जो है इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील। तो जल में आपके केवल 2 विटामिन जो कि घुलती हैं, इनको आपको याद रखना है, बी व सी। ठीक है, अब बी में आपके सारे बी के कम्प्लेक्सेस भी आ जाते हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6, B7। तो इस तरह के इसके सारे कम्प्लेक्सेस जो है आ जाते हैं इसमें। और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी आपने देखा होगा, आपने वैसे तो नींबू आप यूज ही करते होंगे, जैसे कि शरबत या फिर ऐसे भी आप जब उसका रस निचोड़ते हो तो पानी में उसको मिला दो तो उसमें मिल जाता है। ये वाटर सोलेबल है, तभी तो मिल जाता है, क्योंकि यदि ये जल में ना घुलता होगा तो थोड़ा ना घुलेगा फिर। तो ये क्या है, वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी का भी कोई आप चीज़ ले आओ, वसा में घोलोगे तो वो भी घुल जाएगा। और आपके वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं? तो इसमें जो है विटामिन आपका ए, विटामिन डी, विटामिन ए और आपका के। तो इसमें 4 विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है, केवल 2 विटामिन आपके जो है जल में घुलनशील है। अब हम इन विटामिन के बारे में थोड़ा सा विस्तृत में चर्चा किए ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि विटामिन से प्राप्ति के जो स्रोत हैं निम्न हैं, जैसे कि विटामिन बी जो है ये जो है शुष्क खमीर, साबुत अनाज, हाथ का जो है कुट्ठा चावल, और जो है चावल की भूसी, साबुत जो है जो दालें होते हैं, थायमिन के जो है सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी की प्राप्ति के लिए हम आंवला खा सकते हैं, अमरूद भी अच्छा स्रोत है, और जो है नींबू, नारंगी, स्ट्रॉबेरी, पका आम, पपीता, टमाटर, ये सभी क्या है विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। फिर है विटामिन ए। विटामिन ए जो है जो कि मक्खन जैसा हो गया, अंडे की जर्दी, ताज़ी सब्जी, गाजर, लहसुन, हरे जो है पत्तेदार, केला, ये सभी क्या है विटामिन ए का अच्छे स्रोत है। विटामिन डी की हम बात करें तो विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी तथा जो है आहार से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर है विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है सभी भोज्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। विटामिन ई सभी प्रकार के अनाज, जैसे कि गेहूं के अंकुर, जो सब्जियां होती हैं पत्तेदार, इन सभी से जो है अंडे वगैरह से भी प्राप्त होता है। विटामिन के जो है, विटामिन के जो है ये हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, इस विटामिन की जो प्राप्ति के उत्कृष्ट स्रोत हैं, जैसे कि अनाजों, दालों, अंडा, दूध, मांस, मछली से भी जो है विटामिन के की प्राप्ति होती है। क्योंकि विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है ये भी समझ लीजिएगा। जैसे कि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक जो है रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी जो है बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से फाइनोडर्मा और खासकर रतौंधी होता है। ठीक है, फाइनोडर्मा प्रजनन शक्ति छीड़ होना, और सबसे जो आम बात है विटामिन ए की वो रतौंधी से संबंधित है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, सूखा, या फिर दांतों का सड़ना भी हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती है आपकी। ठीक है, फिर है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जो है प्रजनन जो क्षमता होती है इसमें कमी आती है। फिर है विटामिन के। विटामिन के इसको जो हम खून का सबसे नज़दीकी विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन के जो होता है खून का सबसे नज़दीकी विटामिन होता है, क्योंकि रक्त का थक्का जमने में सहायक है। तो ये जो है रक्त में जो है जो प्रोथेम्बिन की मात्रा कम होना, पित्त रस कम बनना, जिससे जो है पोलियो हो सकता है। फिर है जो कि विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया, इसके जो है प्राप्ति के साधन भी बताए हैं, जल में घुलनशील और जो है वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में आपको बताया है, क्योंकि ये सब ही क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व है। आप जो कि खनिज लवण जो है ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे शरीर में कुल भार का 96% भार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल के कारण होता है। शेष जो 4% जो भाग बचता है खनिज लवण के कारण होता है। मानव शरीर में कुल 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ये खनिज लवण हमें भोजन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। हमारे शरीर को जो है अकार्बनिक तत्व खनिज लवण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में लगभग 24% खनिज लवण जो है विद्यमान रहते हैं, जो ये तो स्वतंत्र रूप से शरीर में उपस्थित रहते हैं, अथवा जो कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ संयुक्त रूप में रहते भी हैं। और खनिज जो है लवण हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से 3 स्वतंत्र रूप में विद्यमान रहते हैं। एक है खनिज लवण स्वतंत्र रूप से, दूसरा है यौगिक के रूप में, तीसरा है कार्बनिक यौगिक के रूप में। तो खनिज लवण के हम प्रकारों की यदि हम बात करें तो शरीर में उपस्थित 4%, क्योंकि 96% आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से और जल से निर्मित होता है शरीर आपका, और 4% जो है खनिज लवण की मात्रा में से 3/4 मात्रा कैल्शियम, फास्फोरस की होती है, जबकि शेष
1/4 मात्रा अन्य खनिज लवणों की होती है। तो इन जो है 24 खनिज लवणों को शरीर में आवश्यकता अनुसार जो है बांटा गया है, जैसे कि मेजर खनिज तत्व, अर्थात ये खनिज लवण जो है जिनके शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये खनिज तत्व 7 आपके हैं। 7 तत्व कौन कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और जो है मैग्नीशियम। फिर है ट्रेस जो है खनिज तत्व क्या होते हैं? तो ये खनिज तत्व जो है जिनकी शरीर में अत्यधिक जो आवश्यकता होती है, ठीक है, और शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, पर इनके शरीर में मात्रा बहुत कम होती है। इसके अंतर्गत जो है 4 तत्व रखे गए, जैसे कि लोहा, तांबा, आयोडीन और जो है मैग्नीज। अब जो है इनके प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? तो जो लवण है ये भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ में भिन्न भिन्न मात्रा में इनके अनुपात होते हैं, मात्रा में पाए जाते हैं। सभी अलग अलग भोजन में इनकी मात्रा जो है पाई जाती है, अलग अलग जो है इनकी जो है विद्यमान रहते हैं इनके अनुपात। जैसे कि दूध में कैल्शियम, ज्वार जो है गेहूं में ज्वार, हरे जो है पत्तेदार सब्जियों में लोह लवण, आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन तथा सेब में लोहा, और नमक में जो है सोडियम की प्राप्ति होती है। अंडे, मांस, मछली से भी जो है सोडियम प्राप्ति होती है। तो इसके स्रोत हैं प्राप्ति के। इन विभिन्न जो है भोज्य पदार्थों से खनिज लवणों की प्राप्ति हो पाती है, अतः हमें सभी प्रकार की सब्जियां, फलों का आहार में सेवन करना चाहिए। तो इतनी इसके बारे में मैंने आपको बताया भी जो है, जो कि खनिज लवण जो है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है भी समझ लीजिएगा। इसकी प्राप्ति के साधन मैंने अभी आपको बताए हैं। तो इसकी कमी से विभिन्न प्रकार के खनिज लवण की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी से हड्डियों का जो है निर्माण नहीं होता है और ठीक प्रकार से आपके दांत का निर्माण नहीं हो पाता है, एवं लोहे की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है, और जो है शरीर में सोडियम की कमी से हाइपोटेनोमिया हो सकता है, तथा तांबा की कमी से रक्त अल्पता, जिंक की कमी से घाव देर से भरना, और त्वचा में जो है घाव हो जाता है। ठीक है, तो इनकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं आपके जो है, कह सकते हो, खनिज लवण की कमी से। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि कैल्शियम की कमी से जो आपकी हड्डियां हैं कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक उसी प्रकार दांतों का निर्माण जो है नहीं होता है, और लोहे की कमी से जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाएगा, सोडियम की कमी से हाइपोनेटेमिया हो जाएगा, और तांबा की कमी से रक्त अल्पता, जिंक की कमी से आपके जो घाव हो जाएंगे वो देर से भरेंगे, और त्वचा में जो घाव हो जाएंगे वो भी देर से भरेंगे। तो ये इसके थे इसकी कमी से होने वाले रोग। अब यहाँ से हम जो कि मैंने सूक्ष्म पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व के बारे में चर्चा कर रहा था, तो अब इनके बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, तो इसको भी हम बारीकी से हम बताते चलेंगे। वैसे तो इसकी परिभाषा से आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व होते क्या है, फिर भी यहाँ से हम इसके बीच में अंतर यहाँ से आपको बता दे रहे हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा, सूक्ष्म मतलब होता है कम मात्रा में। सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम होती है, जैसे कि विटामिन और आपके जो है मिनरल्स होते हैं, विटामिन और आपके खनिज होते हैं। जबकि बृहद पोषक तत्व होता है बड़े पोषक तत्व जिनकी शरीर में आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन और वसा। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें अंतर लिखा हुआ है कि शरीर को इनकी जो है बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, किसकी? सूक्ष्म पोषक तत्व। जबकि बृहद पोषक तत्व क्या है, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में होती है। फिर है जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहता है, ये शरीर के चयापचय तथा मेटाबॉलिज्म और अन्य जो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि हार्मोन्स उत्पादन और जो है प्रतिरक्षा। जबकि जो बृहद पोषक तत्व होते हैं, इनका कार्य क्या रहता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर के ऊतकों के निर्माण, मरम्मत के लिए जो है आवश्यक होते हैं। फिर अगला इसमें अंतर है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं, ये सीधे तौर पर ऊर्जा जो है प्रदान नहीं करते। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन और आपके जो मिनरल्स होते हैं, ये आपकी एनर्जी नहीं देते हैं सीधे तौर पर। जबकि बृहद पोषक तत्व, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर में। उदाहरण के लिए जैसे कि विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये जो है खनिज, जैसे कि आपके लोहा, जस्ता, आयोडीन, तांबा, ये क्या है, ये सभी जो है सूक्ष्म पोषक तत्व। जबकि बृहद पोषक तत्व क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी क्या है, कह सकते हो बृहद पोषक तत्व। अब इनके प्राप्ति के साधन क्या है? आप सूक्ष्म पोषक तत्व जो है आमतौर पर फल, सब्जियां और अन्य जो विविध खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। अब बृहद पोषक तत्व आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये अनाजों से प्राप्त होता है, दालों से, मांस, जो डेयरी उत्पाद हैं, पनीर वगैरह, दूध, दही से इससे प्राप्त होता है। तेल जैसे कि खाद्य पदार्थों में भी जो है इसकी मात्रा काफ़ी पाई जाती है। तो ये इनके बीच में थे अंतर, जो कि मैंने आपको करा दी हैं। इसमें से जितने भी क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चनों को हम बारीकी से कराए हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। क्लास कैसी लगती है एक बार कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा।
और बहुत ही शीघ्र हमारी जितनी भी क्लासें बची हुई इनको हम बहुत ही शीघ्र करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।